नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल क्लासेज में। आप बने हुए हैं विजय मारवाल के साथ और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश के अंदर टेंस टॉपिक। तो टेंस टॉपिक हमारे द्वारा जो पढ़ा गया था उसके अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लीट हो चुकी थी और प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट तीनों के अंदर हमने उसकी जो कंडीशंस और एडवर्ब्स है वो कंप्लीट कर ली थी। आज प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस चलने वाला है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आओ बिगिन करते हैं इसको। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्पेशलिटी क्या होती है पहले तो आपको ये बता दी जाए कि इसमें क्या होता है, कार्य पूर्ण हो भी चुका होता है और जारी भी रहता है। मतलब किसी स्थिति के अंदर ये भूतकाल के अंदर कुछ समय के लिए चलता हुआ आता है, वर्तमान में भी चल रहा होता है, जिसका कुछ भाग कंप्लीट हो चुका होता है लेकिन फिर भी आगे जारी रहता है। इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जाना जाता है। परफेक्ट यानी पूर्ण भी है और कंटिन्यूअस का मतलब जारी भी है। तो इन दोनों स्थितियों को एक प्रकार से परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जाना जाता है। इसकी रिकॉग्निशन बहुत ही सिंपल सी होती है। इसके अंदर क्या होता है, क्रिया दी हुई होती है, क्रिया के साथ एक वर्ड मिलेगा आपको से वर्ड, प्लस जो कंटिन्यूअस की पहचान होती है वो रहेगा रहा है, रही है, रहे हैं। इसके अलावा रहा हूं और रही हूं। ये वाक्य की इंट्रोडक्शन के लिए होता है। इसकी आराम से पहचान की जा सकती है। यहाँ पर से वर्ड है, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि से वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, वो भी यहाँ पर देखेंगे। अब इसके बाद में हम देखेंगे इनके स्ट्रक्चर्स में वो आएंगे। प्रत्येक प्रकार के सेंटेंस के स्ट्रक्चर हमारे द्वारा बनाए जाएंगे। इसमें पहला सेंटेंस आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी वर्जन होता है इसका सकारात्मक वाक्य। तो देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस की स्पेसिफिसिटी वही होती है। स्व का के आधार पर देख सकते हैं कि बार बार स्ट्रक्चर बनाना बताया आपको। SVOCA, इसके अंदर जो C और A वाला डिजिट है उसको हम एज ए ओ W के नाम से जानते हैं, अदर वर्ड के रूप में पहचान करते हैं टेंस टॉपिक में। तो कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन, तो यहाँ पर एस का मतलब तो हो गया सब्जेक्ट। वर्ब को दो भागों में बांट दिया, HV प्लस MV। फिर आ गया ऑब्जेक्ट और फिर आ जाता है अदर वर्ड। तो ये होता है हमेशा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान होता है, ये वर्ड अपने को याद रखना है। तो सब्जेक्ट, HV, MV, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब क्या होता है कि टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर HV है, उसके अंदर बदलाव आ जाता है कि HV है। अगर टेंस प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं तो वहां पर डू और डज आ जाएगा। कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो इज एम आर आ जाएगा। और यदि परफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हैज और हैव का प्रयोग हो जाएगा। उसी के अनुसार टेंस के अकॉर्डिंग ही एमवी के अंदर बदलाव कर देंगे कि एमवी फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वगैरह। इसके अनुसार ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड ये दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसके अनुसार वाक्य बढ़ता जाता है। अब इसी वाक्य को हमारे द्वारा बनाया जाए नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, एच और एमवी है उन दोनों के बीच में नोट जोड़ देते हैं और बनने वाला स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। इसी को बनाना अपने को इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां से एच को उठाएंगे और इसको ऐड कर दिया जाएगा सब्जेक्ट से पहले। तो बनने वाला स्ट्रक्चर हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा इंटरोगेटिव। इसी को हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, वही एमवी से पहले नोट जोड़ दिया जाएगा। तो बनने वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो बहुत ही सिंपल होता है कि किसी प्रकार का स्ट्रक्चर बनाना। इसमें आपको ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, उससे आसानी से आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वगैरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यही स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ऐड करेंगे। देखो कैसे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगी एच। एच वही आती है जो परफेक्ट के अंदर यूज की जाएगी, हैज एंड हैव। बस
इसके साथ में एक वर्ड और आता है जो कि हमें कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू को पहचानने के लिए दिया जाता है, होता है बीन वर्ड। उसके बाद में जहां पर भी कंटिन्यू वर्ड मिले, मैंने बार बार बता दिया है कि जिस टेंस में भी आपको कंटिन्यू शब्द मिल रहा है उसके अंदर आपको एमवी फोर्थ फॉर्म यूज में लेनी है। तो यहाँ पर एमवी कौन सी जाएगी, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब एक चीज और जुड़ जाती है इसके अंदर, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो यहां तक तो हो चुका है फॉर स्ट्रक्चर कंप्लीट, लेकिन यहाँ पर जो सेव वर्ड है, जो सेव वर्ड है वो बताता है टाइम वर्ड को। और टाइम वर्ड को इंडिकेट करने के लिए परफेक्ट, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे अपन, जिसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कि चल रहा है, इसके बाद में आएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तीनों ही टेंसेज के अंदर से वर्ड यूज में लिया जाता है। तो से वर्ड के लिए हमारे द्वारा 2 वर्ड्स दिए जाते हैं, सिंस एंड फॉर, इनका प्रयोग करना होता है, सिंस एंड फॉर। और उसके बाद में टाइम को बताने के लिए जो वर्ड आ रहा है उसका प्रयोग कर देते हैं, जिसको TW यानी टाइम वर्ड के से नोट करते हैं। टाइम वर्ड जो दिया जाता है उससे नोट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो वर्ड आ रहा है वो आएगा सिंस एंड फॉर का यूज, जो कि हमें जैसे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में देखेंगे। इससे बनने वाला जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो भी इसी प्रकार से हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या करेंगे, वही जो आपको अब ये प्रॉब्लम आती है कि एमवी से पहले जोड़ा जाए या यहाँ पर जोड़ा जाए। नोट का यूज कहाँ पर होता है, तो नोट का यूज का सस्पेंस दूर कर देता हूं। जो नोट का यूज अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अलावा नेगेटिव सेंटेंस आ रहा हो तो वहां पर आपको नोट का जो यूज करना वो एमवी से जस्ट पहले यूज करेंगे। इसके अलावा अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आपको नोट का यूज करना है तो यहाँ पर हमेशा आपको 2 प्रकार की वर्ब मिलेगी, जिसके अंदर जो एचवी के रूप में जो आती है वो प्राइमरी कहलाती है, और इसके बाद जो बीन वर्ड दिया जाता है उसको सेकेंडरी वर्ब बोलते हैं। तो प्राइमरी वर्ब और सेकेंडरी वर्ब जो होती है उन दोनों के बीच में हमारे द्वारा नोट का यूज किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस एचवी के रूप में आ जाएगी हैज एंड हैव, प्लस यहाँ पर जो सेकेंडरी एचवी है उससे पहले नोट का प्रयोग कर दिया जाएगा। बाद में आ जाएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर बीइंग प्लस एमवी फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर, और जो लास्ट में बच गया टाइम वर्ड वो ऐड कर दिया जाएगा। तो प्राप्त होने वाला स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो गया नेगेटिव। इसके बाद में सेंटेंस को बनाना हमें इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो अपना स्ट्रक्चर है कौन सा, अफर्मेटिव वाला, तो इसके अंदर जो एचवी आ रही है प्राइमरी एचवी वाली, तो जो ये एचवी आ रही है उसको उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख दो, और जो शेष जो स्ट्रक्चर के अंदर पॉइंट बच गए हैं उसको कंटिन्यू सिचुएशन में स्टार्टिंग से एंडिंग तक लिख देंगे, और जो प्राप्त होगा स्ट्रक्चर वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। देखो यहाँ पर एचवी को उठाकर स्टार्टिंग में रख दिया, एचवी हो गई वही हैज एंड हैव। प्राइमरी को ही हमेशा चेंजेस किया जाएगा, वो प्राइमरी के अंदर ही होगा। इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो भी प्राइमरी को स्टार्टिंग में रखेंगे, अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो एचवी आ रही है उन दोनों के बीच में नोट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर प्राइमरी एचवी है हैज और हैव, और सेकेंडरी हो जाएगी बीन। तो यहाँ पर एचवी पहले आ गई, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, नेक्स्ट बीन, उसके बाद एमवी फोर्थ वन। जो बाकी जो बच गए हैं जितने भी वर्ड उनको स्ट्रक्चर पॉइंट के अंदर जिस क्रम में दिया गया है उसी क्रम में लिखते जाएंगे, तो प्राप्त होने वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास इंट्रोगेटिव, टाइम वर्ड प्लस साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ये हो चुका हमारे पास इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अभी इसी इंट्रोगेटिव को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बदलें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव।
प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो जो ये स्ट्रक्चर है उसी के अंदर जो सेकेंडरी एचवी जो दी गई है, जैसे यहाँ पर चेंज किया गया था नोट लगाकर, यहाँ पर भी क्या कर दिया जाएगा, सेकेंडरी से पहले नोट का प्रयोग कर देंगे तो प्राप्त होने वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। देखो कैसे, एचवी से यहाँ पर स्टार्ट किया, एचवी आ गई हैज और हैव, उसके बाद में दिया गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखो, सेकेंडरी एचवी आएगी, उससे पहले नोट का यूज कर दो, नोट प्लस बीन प्लस एमवी फोर्थ फॉर्म, एमवी फोर्थ फॉर्म का यहाँ पर यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बाकी जो बचा सिंस एंड फॉर प्लस टाइम वर्ड प्लस साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे कंप्लीट होते हैं कि इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव 4 प्रकार के सेंटेंस हमारे द्वारा ऐड किए गए। तो इसके अंदर प्रमुख रूप से आपको यही ध्यान रखना है कि जो से वर्ड आ रहा है, से हमेशा इंडिकेट करता है टाइम वर्ड को, और इसके लिए जो प्रयोग करने वाली जो शब्दावली होती है अंग्रेजी में वो होती है सिंस एंड फॉर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आखिरकार सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखो सब्जेक्ट की पहचान कर सकते हैं हम, यहाँ पर जो एचवी हमारे द्वारा यूज की जा रही है वो आ रही है हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जा रहा है। तो हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे कि हैज का प्रयोग एक वचन के लिए हो रहा था, उसी प्रकार से हैज बीन का प्रयोग हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, वही ही, सी, इट और एनी वन नेम। हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा हैव के समान, तो हैव का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से बचे, आई, वी, यू एंड दे। इसके अलावा एनी प्लूरल नेम, कोई बहुवचन न हो। तो ये होता है हमारे पास में हैज बीन और हैव बीन का यूज। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट की पहचान हो चुकी है, एचवी जो यूज करनी है अपने को हैज बीन और हैव बीन, इसको पढ़ चुके हैं। एमवी फोर्थ फॉर्म, तो एमवी फर्स्ट प्लस आईएनजी को एमवी फोर्थ फॉर्म बोला जाता है, इसको भी हम कंटिन्यूअस में पढ़ चुके थे, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि एमवी फोर्थ फॉर्म कैसे बनाई जाती है। तो एमवी फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए क्या होता है, यदि किसी क्रिया के अंत में ए दिया जाए, नियम बोल रहा हूं मैं, यदि किसी क्रिया के अंत में ई हो तो उस ई को हटाकर क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। ये था हमारा पहला नियम, यदि किसी क्रिया के अंत में ई हो और तो ई को हटाकर क्रिया में आईएनजी जोड़ देते। दूसरा नियम क्या था, यदि किसी क्रिया के अंत में वाई हो तो उसमें बिना किसी परिवर्तन के आईएनजी जोड़ देंगे, ये था हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम था, यदि किसी क्रिया के अंत में आई ई हो तो उस आई ई को वाई में बदलकर क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे, ये था हमारा तीसरा नियम। और चौथा नियम था, यदि किसी क्रिया के अंत में सिंगल कॉन्सोनेंट हो तथा उससे पहले सिंगल वोवल हो, यदि किसी क्रिया के अंदर सिंगल कॉन्सोनेंट हो तथा उससे पहले सिंगल वोवल हो तो इस कॉन्सोनेंट को डबल करके क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो ये था हमारा चौथा नियम। तो ये 4 नियम थे आईएनजी बनाने के, और अन्य जो क्रियाएं बच गई है उनमें बिना किसी परिवर्तन के आईएनजी जोड़ दिया जाता था। तो वही नियम यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे एमवी फोर्थ फॉर्म बनाने के। इसके अलावा ऑब्जेक्ट की पहचान कंप्लीट हो चुकी है, अदर वर्ड। अब यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड। तो सिंस या फॉर का यूज कैसे किया जाता है इसको हम डिटेल में देखते हैं। देखो सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे होता है। तो सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है देखिए, तो पॉइंट हो जाएगा हमारा यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है इसको डिटेल में देखते हैं। दोनों ही जो प्रयोग किए जाते हैं वो टाइम से पहले किए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना हमें। तो पहला हम पॉइंट देखें जिसमें आता है यूज ऑफ
सिंस। सिंस का जो प्रयोग किया जाता है वो अगर निश्चित भाषा में बोला जाए तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। इसे फिक्स्ड टाइम भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड टाइम निश्चित समय के लिए, या इसको डेफिनेट टाइम भी कहा जाता है। मीन्स क्या हुआ कि जो सिंस का प्रयोग किया जाता है वो निश्चित समय या समय बिंदु के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी आपको ऐसा समय दिया जाए जिसकी निश्चितता वो वर्ड बता रहा हो तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंस का। तो उसके लिए हमारे पास में 3 वर्ड आए कि निश्चित समय को बताने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। इसमें हमारे द्वारा 3 वर्ड्स लिखे गए जिसको बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स्ड टाइम या डेफिनेट टाइम। तो इन तीनों के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इन तीनों का मतलब एक ही है कि निश्चित समय के लिए। तो निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग। जैसे एग्जांपल अगर आप देखें तो हमें छोटे से समय बिंदु से लेकर चलते हैं। छोटे से समय बिंदु अगर लिया जाए तो होता है उसमें एक दिन होता है और एक दिन को हम कई भागों में डिवाइड कर देते हैं। दिन है उसको कई भागों में डिवाइड कर दिया जिसको बोला जाता है डे डिपार्टिंग वर्ड। क्या कहा जाता है, डे डिपार्टिंग वर्ड। डे यानी दिन को, डिपार्ट बांटने वाला है ना, वर्ड यानी शब्द। तो दिन को विभाजित करने वाले शब्द। दिन को विभाजित कैसे करेंगे कि जैसे कि एक दिन के अंदर 24 घंटे हैं तो हम सुबह जो उठते हैं तो सुबह उठने का काम, जो सुबह जो वर्ड हुआ मॉर्निंग, वो क्या कहलाया, डे डिपार्टिंग वर्ड कहलाया। तो मॉर्निंग जो वर्ड है वो हमारे पास में क्या आया, डेफिनेट या पॉइंट ऑफ टाइम आया। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एग्जांपल के थ्रू लिखा जाए तो इसको ऐसे बोल देंगे सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग के अलावा क्या हो सकता है, मॉर्निंग के आगे बढ़ेंगे तो नून आ जाता है। 12 बजे का समय है दोपहर का, उसको नून बोलते हैं, तो सिंस नून भी हो सकता है। उसके बाद नून के बाद में आता है आफ्टरनून, तो क्या बोल सकते हैं उसको, सिंस आफ्टरनून भी बोल सकते हैं। उसके बाद में आता है इवनिंग, सिंस इवनिंग बोल सकते हैं। नाइट, सिंस नाइट बोल सकते हैं। मिडनाइट, सिंस मिडनाइट हो सकता है। इसके अलावा सुबह के लिए डे डाउन वर्ड का प्रयोग भी किया जाता है, तो डे सिंस डे डाउन हो गया। सायंकाल के लिए डस्क का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर सिंस डस्क भी हो सकता है। तो ये जो सारे वर्ड हैं वो दिन को विभाजित करने वाले हैं, उन सभी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। इसके अलावा अब दिन के बाद में चलते एक सप्ताह के ऊपर आते हैं, या वहां पर एक समय के लिए आते हैं, जैसे 24 घंटे के अंदर भी निश्चित समय को बताने वाला। जैसे हमेशा घड़ी जो बताती है वो निश्चित समय को बताने वाली होती है, तो उसमें बताया जाने वाला समय भी क्या होगा, निश्चित समय। तो उसको बोल सकते हैं जैसे सिंस 2 o'clock, 2 बजे। तो समय को बताने वाला निश्चित समय को बताएगा, वो भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम। 3 o'clock हो सकता है, 2:30 o'clock हो सकता है। तो उन सब के लिए क्या किया जाएगा, सिंस का प्रयोग किया जाएगा। अब चलते हैं सप्ताह के अंदर। तो सप्ताह के अंदर आपको 7 दिन दिए गए हैं, 7 दिन में से किसी भी एक दिन का नाम दिया जाए तो वो भी कहलाएगा हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस मंडे। तो ये भी हमारे पास में एक प्रकार का पॉइंट ऑफ टाइम प्राप्त हुआ। सप्ताह से चलते महीने के अंदर, तो महीने के अंदर जो आपको 12 मास की जो अवधि दी गई है, उन 12 मास में से किसी भी मंथ का नाम आ जाए तो वो भी हमारे पास में पॉइंट ऑफ टाइम होगा। तो उससे बनने वाला वर्ड सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। ठीक है, अब इसके बाद में चलते अपन सीजन्स की ओर। सीजन के अंदर ऋतुएं आती है, तो उसको भी बोल सकते हैं सिंस ऑटम। तो ये सभी वर्ड्स हैं वो हमें निश्चित समय को बताने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो इन सभी के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंस का। तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक हम चल चुके हैं, जो कि सभी वर्ड्स हमें निश्चित समय को बता रहे हैं। इसके बाद में आता है फॉर का यूज। फॉर का यूज भी बिल्कुल सिंपल है, यूज ऑफ फॉर।
तो फोर का यूज देखो कैसे किया जाता है, जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा था तो फोर का प्रयोग हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम या इंडेफिनिट टाइम, इंडेफिनिट टाइम। हिंदी में इसको बोलते हैं समयावधि या अनिश्चित समय। तो समयावधि या अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, फोर का। इसमें क्या होता है, इसको लॉजिकली रूप से देखें तो समय धन अवधि होती है, समय धन अवधि। तो इसके अंदर कोई भी जो वर्ड आपको दिए जाएंगे उसमें काउंटिंग वाली सिचुएशंस लागू हो सकती है जिसमें हमें उस समय को गिन सकते हैं। इसी प्रकार से अनिश्चित समय होता है कि हमें ये पता नहीं चल पाता है कि आखिरकार वो समय कौन सा है। जैसे हम कहा जाए कि 2 घंटे से, तो 2 घंटे अगर 2 बजे आ रहा है तो निश्चित है, लेकिन 2 घंटे से आ रहा है तो 2 घंटे अपन डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि वो 2 घंटे कौन से हैं। कि सुबह अगर मान लो कि कहा जाए 2 घंटे, तो वहां पर सुबह 6 से 8 वाले भी हो सकते हैं, दोपहर वाले 12 बजे से 2 बजे वाला भी हो सकता है, सायंकाल वाला 6 से 8 बजे वाला भी हो सकता है। तो वो हमारे पास में निश्चित प्राप्त नहीं हुआ है ना। और उसके अंदर भी 1 और 2 इसको काउंटिंग किया जा सकता है। तो जिसकी काउंटिंग हो 1 2 3 4 इस प्रकार से वर्ड दिए जाए तो वही समयावधि के लिए आते हैं। तो समयावधि के लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर चले तो इसके एग्जाम्पल अगर देखे जाए तो समयावधि के लिए कैसे प्रयोग हो गए, जैसे 4, अब यहाँ पर मॉर्निंग वगैरह आ रहा था, 2 o'clock आ रहा था, तो यहाँ पर अपन आवर्स को ले सकते हैं 4 3 आवर्स, 3 घंटे से। अब 3 घंटे यहाँ पर हमारे पास निश्चित नहीं कि आखिर 3 घंटे कौन से हैं। इसी प्रकार से डे के अंदर लिया जाए 4 डेज, 4 दिनों से। अब वो 4 दिन हमारे पास में निश्चित स्थिति में नहीं आए कि वो 4 दिन कौन से महीने वगैरह के हैं। इसी प्रकार से कहा जाए 4 2 months, 4 2 months, महीने भी हमारे पास निश्चित नहीं है कि आखिरकार वो जो 2 महीने हैं वो वर्ष के अंदर कौन से हैं, तो ये भी हमारे पास निश्चित नहीं है। इसी प्रकार से कहा जाए 4 many, some, few, lot, lot of, lots of, इसके साथ में दिया जाए आपको डे, मंथ, ईयर, आवर। जैसे आपको दिया जाए फॉर मेनी, सम, फ्यू, ये सारे वर्ड्स हैं उसको अलग अलग लेने का एक साथ लिख दिया। जैसे फॉर मेनी डे, फॉर मेनी मंथ, फॉर मेनी ईयर, तो इस प्रकार से आ सकता है। इसी प्रकार से फॉर सम डे, फॉर सम टाइम, ऐसे टाइम वर्ड भी आता है, फॉर सम टाइम यानी कुछ समय से। इसी प्रकार से फॉर सम मंथ, कुछ महीनों से। इसी प्रकार से क्या आ सकता है, फॉर के साथ में फ्यू लगा कर जोड़ दो, फॉर फ्यू मंथ, कुछ महीनों से। फॉर लॉट ऑफ टाइम, है ना, लॉट्स ऑफ टाइम। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं वो हमें किसी भी निश्चित समय को नहीं बता रहे, ये अनिश्चितता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अनिश्चितता को बताने के लिए या समय की अवधि को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो आता है फॉर के लिए। तो ये हमारे वर्ड्स हैं सिंस और फॉर का। तो सिंस और फॉर के साथ यहाँ पर जो टाइम की जो स्थिति है वो भी क्लेरिफाई होती है। इसके लिए आप एक नोट पॉइंट से भी इसको याद कर सकते हो। कैसे, किसके लिए आता है, हिंदी में एक पहेली है उससे भी आप इसको याद कर सकते हो कि जहां निश्चित वार, महीना, दिन, सन आवे, फोर छोड़कर,
सेंस लगावे, यानी बहुत ही सिंपल सी पहली है कि जहां निश्चित वार महीना दिन सन आवे फोर छोड़कर सेंस लगावे, कि जहां पर भी आपको किसी भी समय की निश्चित आपको दी गई है तो वहां पर फोर का यूज न करके सेंस का यूज करना है। तो यहाँ पर इसी पहेली के आधार पर ये जो टॉपिक है उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंस और फोर का यूज है वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज कि आखिरकार हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो वो आगे निम्न प्रकार से तो देखते हैं एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल है। देखो वह 2 घंटे से अध्ययन कर रहा है, वह 2 घंटे से अध्ययन कर रहा है। तो पहले रिकॉग्निशन देखते हैं इसकी। वह तो हमारे पास में हो गया सब्जेक्ट, से रहा है ये हमारे पास में आ गई है RW रिकॉग्निशन वर्ड। अध्ययन करना ये हमारे पास में आ गई है MV, और 2 घंटे ये आ गया हमारे पास टाइम वर्ड, ये इसी के साथ में लगा हुआ है। तो अब सेंटेंस की रिकॉग्निशन के आधार पर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको स्ट्रक्चर जो बताए थे उनका मिलान करते रहना। तो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में बताया गया था कि पहले नंबर पर सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर ही के अनुसार फिर एच भी दी गई कि आपको हैज बीन एंड हैव बीन। तो एक वचन कर्ता के साथ में एक वचन क्रिया हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। तो ही के साथ में एच भी क्या जाएगी हैज बीन। उसके बाद एमवी की फोर्थ फॉर्म यूज में ली जाएगी। अध्ययन करने को बोलते स्टडी। अब आपको एक नियम बताया गया था, इसमें आईएनजी लगाएंगे। तो आईएनजी वाला लगाने के नियम के अंदर आया था यदि किसी क्रिया के अंतिम में वाई हो तो उसमें बिना किसी परिवर्तन के आईएनजी जोड़ देंगे। तो ये नियम हमारा कंप्लीट हुआ स्टडी। अब क्या बचा हमारे पास 2 घंटे से। अब यहाँ पर ये देखना है कि 2 घंटे जो वर्ड आपको दिया गया है वो पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो 2 घंटे ये हमारे पास में निश्चित नहीं बता रहे कि कौन से 2 घंटे हैं। तो अनिश्चित के लिए किसका उपयोग कर दिया जाएगा फॉर का। फॉर 2 घंटे के लिए 2 आवर्स, ये हमारे पास में कंप्लीट हो। He has been studying for 2 hours, वो 2 घंटे से अध्ययन कर रहा है। इसी को नेगेटिव में बनाएं। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा, जो प्राइमरी और सेकेंडरी एच दी गई है आपको उसके दोनों के बीच में हमें नोट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जो नोट है वो लगा दिया जाएगा, तो बनने वाला सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। He has not been studying for 2 hours, वह 2 घंटे से अध्ययन नहीं कर रहा है। इसी वाक्य को हम बनाए इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर प्राइमरी एच को यहाँ से उठाओ और उसको रख दो सब्जेक्ट से पहले और लास्ट में लगा दो साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो बनने वाला सेंटेंस हो गया हमारे पास इंटरोगेटिव। क्या होगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा एच। तो बनने वाला स्ट्रक्चर है, बनने वाला जो वाक्य इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, हैज ही बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वह 2 घंटे से अध्ययन कर रहा है। अब इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव पहले से है, अगर सेकेंडरी एच से पहले नोट लगा देंगे तो बनने वाला वाक्य हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, वह 2 घंटे से अध्ययन कर रहा है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और ले तो आता है रमेश 4 वर्षों से इस मकान में रह रहा है। ये वाला वाक्य है, रमेश 4 वर्षों से इस मकान में रह रहा है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारे पास रमेश, रहा है और से रहा है हमारे पास में प्राप्त हो गया RW, रहना हो जाएगी MV, इस मकान में अदर वर्ड और 4 वर्ष हमारे पास में हो गए टाइम वर्ड। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए तो पहले नंबर पर सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में रख दो रमेश,
बाद में आ जाएगी एचवी। रमेश एक वचन करता है तो एक वचन क्रिया हैज बीन। एमवी फोर्थ फॉर्म, एमवीआरई रहना, रहने को बोलते हैं लिव। अब क्रिया के अंदर कौन सा नियम लागू हो रहा है? यदि किसी क्रिया के अंत में ई हो तो ई को उठाकर आईएनजी लगा दो। तो क्रिया के अंदर ई आ रहा है, ई को उठा दो और क्या लगा दो इसमें आईएनजी, तो लिविंग हो गया है। अदर वर्ड क्या आया? इस मकान में, तो मैं के लिए इन और इसके लिए दिस, मकान को हाउस, इन दिस हाउस। क्या बचा? 4 वर्षों से। तो ये जो 4 वर्ष है ये डिफाइन करो कि पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। 4 वर्ष कौन से निश्चित नहीं बताया गया है, इसलिए अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। फॉर 4 वर्ष के लिए क्या जाएगा? 4 इयर्स। ये हमारे पास में सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसको नेगेटिव में बनाए तो हैज बीन है, उन दोनों के बीच में नोट लगा दो, बनने वाला सेंटेंस नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव बनाना है, हैज को यहां से हटाओ और सब्जेक्ट से पहले रख दो, ये हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो उसी एचवी से स्टार्ट कर दो और सेकेंडरी एचवी से पहले नोट लगा दो, बनने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और अन्य एग्जांपल देखें तो हो जाएगा, कुछ विद्यार्थी सुबह से इस मैदान में खेल रहे हैं। कुछ विद्यार्थी सुबह से इस मैदान में खेल रहे हैं। तो कुछ विद्यार्थी हमारे पास में सब्जेक्ट से रहे हैं, आर डब्ल्यू, खेलना, एम वी, इस मैदान में, अदर वर्ड, और सुबह से, ये हमारे पास में हो गया टाइम वर्ड। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार इसको बनाओ। कुछ विद्यार्थी सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, सम स्टूडेंट्स, सम की जगह पर फ्यू वर्ड भी काम में, सॉरी यहाँ पर सभी काम में दिया जाएगा, सम स्टूडेंट्स। इसके बाद में आ जाएगा एच वी, स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुवचन के रूप में आ रहा है, तो बहुवचन के लिए हैव बीन, एम भी आ जाएगी खेलना, खेलने के लिए होता है प्ले। अब यहाँ पर आईएनजी लगाने का नियम लागू हो रहा है कि यदि किसी क्रिया के अंत में वाई हो तो उसमें बिना किसी परिवर्तन के आईएनजी जोड़ दिया जाता है, तो प्ले से बनने वाला वर्ड प्लेइंग। अदर वर्ड के रूप में आ रहा है इस मैदान में, तो इन दिस फील्ड। क्या बचा? सुबह से, तो सुबह हमारे पास में प्राप्त होने वाला पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? सुबह बताया था कि डे डिपार्टिंग वर्ड है, दिन को विभाजित करने वाला शब्द है, और दिन को विभाजित करने वाले सारे शब्द हैं वो कहलाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के अंदर आते हैं। तो निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाएगा सिंस। क्या बचा? मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इसका नेगेटिव बनाया जाएगा तो वही हैव बीन के बीच में नोट का प्रयोग कर दिया जाएगा, तो बनने वाला सेंटेंस हो जाएगा इसका नेगेटिव। क्या हो जाएगा? कुछ विद्यार्थी सुबह से मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तो सम स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड सिंस मॉर्निंग। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो यहां से एच को उठाओ और रख दो सब्जेक्ट से पहले, ये हो गया हमारे पास इंट्रोगेटिव। क्या कुछ विद्यार्थी सुबह से इस मैदान में खेल रहे हैं, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? हैव सम स्टूडेंट्स बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड सिंस मॉर्निंग। अब इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो वापस से सेकेंडरी एचवी से पहले नोट जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा वाक्य कि क्या कुछ विद्यार्थी सुबह से इस मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तो हमारे पास इंग्लिश वर्जन क्या हो जाएगा? हैव सम स्टूडेंट्स नॉट बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर इसके ट्रांसलेशन भी कंप्लीट होते हैं, और यदि मान लो कि और एग्जाम्पल आपको चाहिए तो एक एग्जाम्पल की सीरीज भी हम लेकर आ सकते हैं, तो इसके आधार पर हम ट्रांसलेशन भी कंप्लीट कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, अब तक हम पढ़ रहे थे प्रत्येक टेंस के बाद में एडवर्ब्स और कंडीशंस,
तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर आपको कोई टेंस दिया गया हो, उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करनी हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड। सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड, इसी के आधार पर हमेशा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिलअप करेंगे। यदि किसी सेंटेंस में आपको सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड दिया गया हो, तो उससे अंदाजा लगा लेना कि ये टेंस कौन सा होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। और उसी के आधार पर आपको फिलअप करना होगा कि उसमें कौन सी एचयू और एमवी का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।